हाँ, तो प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे वो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के गणित मैथ्स के ऐसे वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले जो कि आपके एग्जाम में 100% 18 फरवरी के दिन काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना 18 फरवरी 2026 के एग्जाम में मतलब पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल एग्जाम में बैठने वाले अगर चाहते हैं कि गणित में आपका एक भी प्रश्न ना छूटे और आपका गणित कमजोर है, तो इस क्लास को अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं ना, पर जो काफ़ी सारे प्रश्न हैं इसी बेस पे रहेगा, पर जो इसी आधार पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, आपके एग्जाम में काफ़ी सारे गणित का क्वेश्चंस वगैरह बन जाएगा पर बच्चों। तो इसीलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पर बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले संपूर्ण विद्यार्थी। फिर यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए पर बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा पर बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए पर बच्चों आज के पहले 9% से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न दिख रहा होगा पर बच्चों, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि दो संख्याओं ए और 18 का लसागु जो है ना बच्चों 36 तथा मसा जो है, तो यहाँ पे पूछा गया कि ए का मान क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण और सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब होता है बच्चों ए को बी से अगर गुना करते हैं, ये होता है बच्चों एलसीएम गुना एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल म से गुना ला सके गुणनफल के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, जो पहली संख्या यहाँ पे दिया हुआ ए, तो पहली संख्या ए हो गया बच्चों। दूसरी संख्या यहाँ पे कितना है बच्चों, 18 है, तो बी की जगह कितना रखेंगे, 18 रखेंगे। और इन दोनों संख्या का जो लसागु दिया हुआ बच्चों 36 दिया हुआ है, तो इसको गुणा कर देंगे। मसा देखिएगा दोनों संख्या का 2 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो 18 गुना में था, उधर आके बटे हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे बटे कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर काटा जाए, काटिए पर जो 18 का 18, 18 दूना 36 हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, इसीलिए अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा बच्चों ना। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 का एक परिमेय संख्या है कि नहीं, पूछा गया है। अब देखिए पर बच्चों, इसको आप कैसे पहचानेंगे। बहुत विद्यार्थी यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या फिर एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का क्या होता है पर बच्चों, अंतर। दोनों को जब गुना कीजिएगा तो परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। तो इसको आप कैसे जांचिएगा पर बच्चों, ये आपका ए हो गया, इसको मान लीजिए ए, और इसको अब मान लीजिए पर जो बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में दिख रहा है आपको, इस फॉर्मेट में दिख रहा है ना पर बच्चों। तो ये बराबर क्या होता है पर बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके रूप में हम लोग इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। तो ए कौन है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस होता है। उसके बाद बी कौन है पर बच्चों, रूट 2 है, तो रूट 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 का इसको 9 हो जाएगा पर बच्चों, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा पर बच्चों, 3 बचेगा। तो 6 में 3 गया 6 हो गया, सॉरी 9 में 3 गया 6 हो गया, जो कि देख सकते हैं एक प्रकार का क्या पर जो परिमेय संख्या है ना, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पूछा गया है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए पर बच्चों, 1.34 है ना, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि 1.34 है ना, इसको पहले दशमलव को हटाइए। दशमलव को हटाने के बाद हर में एक आता है, उसको दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है वही संख्या हर में आता है पर बच्चों। अब देखिए इसको सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, 2 से काटिए ना, तो 2 से कट जाएगा, 2 चौको 12, 2 सात 14 हो गया, 2 पचे 10, 0, तो 67/10 एक प्रकार का क्या बच्चों, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ ये क्या बच्चों, शांत दशमलव प्रसार है ना। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो शांत दशमलव प्रसार होता है वो परिमेय संख्या के रूप में उसको व्यक्त कर सकते हैं, या फिर जो शांत आवृत्ति होता है उसको भी हम लोग परिमेय संख्या के रूप में इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, ये पूछा गया है ना। बिल्कुल भी नहीं है पर बच्चों, आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या शामिल होती है। अगर यहाँ पे अगर मान बात कीजिएगा रूट दो एक प्रकार का क्या बच्चों, वास्तविक संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए इसका ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा ना। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे 5वां प्रश्न। यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिएगा कि 0.23
फिर 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3, यानी कि यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या क्या हो रही है बच्चों, रिपीट हो रही है। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि संख्या एक तरह का रिपीट हो रही है, संख्या होगा समूह रिपीट हो रही है ना। तो ये क्या है बच्चों, परिमेय संख्या के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार के बच्चों शांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है ना। कौन सा दशमलव प्रसार है बच्चों, शांत आवृत्ति। अब देखिए बच्चों, जो भी शांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होता है ना, उसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या बच्चों 0.23 है ना, यही दोनों रिपीट हो रहे हैं तो इसके ऊपर बार दे देंगे। अब देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, दोनों संख्या को पहले उतार लेते हैं, दशमलव को हटा करके रेकरिंग को हटा करके दोनों संख्या को उतार लिए, फिर यहाँ पे माइनस देना पड़ता है। उसके बाद दशमलव के बाद अनावर्ती अंकों से बनी संख्या, यानी कि इसको आप छिपा दीजिए, जिसके ऊपर रेकरिंग होता है ना, उसको छिपाने के बाद दशमलव कौन संख्या दिख रहा है, कोई भी संख्या नहीं दिख रहा है तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि 10 के पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितना है बच्चों, 2 है तो 2 दे देंगे। फिर यहाँ पे 10 के पावर देना पड़ता है कि अनावर्ती अंकों से बनी संख्या है प्यारो, इसको अगर आप छिपा दीजिएगा जिसके ऊपर रेकरिंग होता है तो कोनो भी संख्या नहीं नजर आ रहा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 23 में 0 को घटाइएगा तो 23 हो जाएगा बच्चों। फिर बटा कर दीजिए, 10 के पावर 2 का मतलब होता है 100, फिर यहाँ पे 10 के पावर 0 का मतलब होता है 1, मतलब 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे 23 बटा हो जाएगा 100 में जब 1 को घटाइएगा तो 99 हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं बच्चों बी वाला ऑप्शन मेरा यहाँ पे आ चुका है ना। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा गया है कि द्विघात बहुपद दिया हो, इसके शून्य को ये पूछा गया। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में नजर आ रहा है नहीं, तो सबसे पहले इसको आप उसको चेंज कीजिए बच्चों, तो 2x को x से गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर माइनस कीजिए, 5 को जब x के साथ गुना कीजिएगा तो 5x हो जाएगा बच्चों, फिर -3 है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आ गया है। तो इसको हम लोग शून्यकों का योग इजीली ज्ञात कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा करके ना, आपको फॉर्मूला पता होगा जो कि -b/a होता है। फिर बच्चों ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे माइनस को रहने दीजिए, b जो होता है x का कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पे -5 है। पर बच्चों ध्यान से देखिएगा, बटा कर दीजिए, a का मान देखिए पर बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन 1 डी में दिया हुआ है। डी विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा। फिर देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यहाँ पे 3 है और गुणनफल यहाँ पे -10 दिया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों, 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि -10 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को लिखना पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिएगा 3 है तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, प्लस करना पड़ता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा का मान जो कि यहाँ पे -10 दिया हुआ है, ये ना करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, फिर यहाँ पे -3x, फिर यहाँ पे -10, देख सकते हैं कौन सा विकल्प में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बराबर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए। और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कहा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, संपूर्ण विद्यार्थी क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, एक भी क्वेश्चन का आपको स्किप वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x-2 के शून्य ना पूछा गया है। अब देखिए बट्टे के फॉर्मेट में जब भी रहता है ना, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 है ना, इसको सबसे पहले 0 के बराबर कर दीजिए। फिर यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए बच्चों, 6 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 दूना 12 हो जाएगा बराबर 0। इसको जब आप तिरछा गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा बच्चों, 6x स्क्वायर बचेगा प्लस x बचेगा, फिर -12, ठीक है। एक को सभी से एक को एक से ना गुना किए हैं तो एक से गुना कर दिए। अब देखिए 6 को जब 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा बच्चों ना, ये ना करना पड़ता है। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में तैयार हो गया ना। अब इसका हम लोग शून्य इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग निकाल के बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। इसका आंसर काफ़ी सिंपल है बच्चों, यहाँ पे 6 और 12 को क्या कीजिएगा, गुणा कीजिएगा ना, ऐसे ही ज्ञात करना पड़ता है ना बच्चों। ऐसे ज्ञात करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका शून्य वास्तव में क्या होगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए बराबर पूछ लिए आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य अल्फा का बीटा हो, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान ना पूछा गया है।
तो कैसे याद कीजिएगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है। पहले जो आपको पता होना चाहिए, माइनस को रहने दीजिए। बी जो होते हैं एक्स का कोफिशिएंट होते हैं, जो कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 5/1 का मान देखिए बच्चों, जो कि 1 है। 5/1 का मतलब कितना होता है बच्चों, -5 होता है ना। -5/1 का मतलब -5 होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। प्रत्येक वर्ष पूछे जाते, ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यदि बहुपद पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और अल्फा को बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, सी बाई ए होते हैं, जो कि शून्यकों का गुणनफल होते हैं ना, ये ना होते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए एक्स जो यहाँ पे सी जो होते हैं, जो सबसे लास्ट में होता है अचर पद होते हैं, जो कि यहाँ पे सी का मान -6 हो जाएगा, बटा कर देंगे। ए जो होते हैं पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होते हैं, जो कि यहाँ पे -1 दिया हुआ है। तो -6/1 का मतलब कितना होता है पहले जो -6, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ना। ध्यान में रखिएगा सभी क्वेश्चंस को, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस लल्लन टॉप प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या पूछा गया है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख क्या समांतर रेखा है, तब उन रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। प्यारे बच्चों, जब भी दो रैखिक समीकरण आपस में एक दूसरे के समांतर होती है, तो इसका जो है बच्चों कोई भी हल नहीं होता है। समझे बात को, कहने का मतलब ये होता है कि समांतर रेखा कभी भी नहीं मिलती है, और इसीलिए इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, यानी कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो करने वाला मतलब होता है इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, पूछा कि कोई भी हल नहीं है। अब प्यारे बाबू आपको पता ये होना चाहिए कि जब भी कोई हल नहीं होता है ना, इसके लिए कंडीशन होता है, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको चलना पड़ेगा, तभी बना पाइएगा। इसके लिए कंडीशन का चीज़ होता है A1/A2 जो होता है बच्चों, ये बराबर होता है B1/B2 का। लेकिन ये C1/C2 की ये दोनों बराबर नहीं होता, आपको ये पता होना चाहिए ना। तो चलिए A1 कौन है बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे 3 है पहला समीकरण का, बटा A2 कौन है दूसरा समीकरण का, एक्स का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा B1/B2, जो कि यहाँ पे -1/-2 हो जाएगा। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, बराबर नहीं होगा C1/C2 का, यानी कि यहाँ पे 5/C2 हो जाएगा बच्चों, के ना ये ना होगा। अब देखिए आपको किसकी आवश्यकता है, के की आवश्यकता है, तो के ये दोनों में है ना बच्चों, तो के हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को उतार लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस ये तो पहले दोनों कैंसिल हो जाएगा, के को 1 से गुना कीजिएगा तो के हो जाएगा बच्चों, नॉट इक्वल होगा 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि के नॉट इक्वल 10, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ बच्चों। ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको बताना है कि दो चर एक्स को वाई में रैखिक समीकरण दिया हुआ एगो, और कितने अधिकतम हल संभव है इन्हें न पूछा गया है। तो बच्चों याद रखिएगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण एक सीधा रेखा को दर्शाता है, ये जो है ना बच्चों एक सीधा रेखा को दर्शाता है ना, और एक रेखा पर अनगिनत बिंदु, मतलब एक ही रेखा पर क्या होंगे बच्चों, इसका अनगिनत बिंदु होंगे, यानी कि अनगिनत हल होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यदि इतना दो इक्वेशन दिया हुआ, पूछा कि एक्स और वाई का मान क्या होगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए बच्चों, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इतना आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। समीकरण 1 को क्या कीजिएगा कि इसको आप 3 से गुना कीजिएगा ना, इसको ऐसे रहने दीजिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 × 9 एक्स हो जाएगा, माइनस 5 × 15 वाई हो जाएगा बच्चों, बराबर 0 हो जाएगा ना होगा। फिर समीकरण 2 को क्या कीजिए, घटा दीजिए ना, तो यहाँ पे 9x हो गया प्लस 15y हो गया बच्चों, बराबर 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको घटा दीजिएगा तो ये दोनों आपस में 0 हो जाएगा, 9x और 9x कितना हो जाएगा बच्चों, 18x हो जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 0/18, यानी कि 0। x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि x का वैल्यू 0 होगा और y का मान कितना होगा, तो y का मान जो है ना समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो समीकरण में 1 में जो है ना y का मान ना पुट करना है, तो यहाँ पे समीकरण 1 को पहले उतार लीजिए। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में क्या बच्चों, 3 गुना एक्स की जगह 0 रखना है, -5y बराबर 0 हो जाएगा। इतना आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 3 को जब 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, -5y बराबर 0। इतना आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक वो काम कीजिए कि -5y को यहीं पे रहने दीजिए, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 5 -5y 0 की तरफ था, तो इधर आके भी -5 हो गया ना 0। तो इसका भी मान कितना आ गया बच्चों, 0, और इसका भी मान 0। तो x का मान 0, y का मान 0, ऑप्शन में भी राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा, तो एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है बच्चों, सिर्फ एक ही होता है। कितना होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही होता है। ध्यान में रखिएगा इसको अच्छी तरीके से, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि रैखिक समीकरण में चर
रैखिक समीकरण में चर 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 की जो अधिकतम घात होती है ना पर जो एक ही होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी सारे प्रश्न हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि युग्मत समीकरण इतना इतना के निकाय पूछा गया है ना। तो यहाँ पे समीकरण एक है, इसको समीकरण दो मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है a1/a2 करके ना। देखिए यहाँ पे 2/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे b1/b2 कीजिए बच्चों, जो कि यहाँ पे आपका 3/6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 1 का 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 1 का 3 दूना 6, ये दोनों a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के। तब आपको क्या करना है c1/c2 भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पे 5/9 हो गया। तो ये 5/9 ये दोनों के बराबर है नहीं, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे a1/a2 जब b1/b2 के बराबर है, लेकिन ये दोनों c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में इसका क्यों हल होता है बच्चों? तो इसका असंगत हल होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है, ठीक है। इसका कोई भी हल नहीं होता है, और इसका निकाय जो होता है ना बच्चों असंगत होता है ना। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना संपाती होगा। संपाती का मतलब क्या होता है हमारे बच्चों? अनेक हल। संपाती करने का मतलब होता है बच्चों अनेक हल। इस कंडीशन में ये होता है कि a1/a2 जो होगा ना बच्चों, ये सभी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा a1/a2, फिर b1/b2 ज्ञात कीजिए, जो कि यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका प्यारे बाबू के हो जाएगा ना, ये ना होगा। फिर यहाँ पे c1/c2 ज्ञात कीजिए, जो कि यहाँ पे आपका 7/14 हो जाएगा, ये ना होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये सभी आपस में इक्वल होता है। कहने मतलब ये होता है कि a1/a2 ये बराबर होगा b1/b2 का, और ये भी बराबर होगा प्यारे बच्चों c1/c2 के। इतना आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 1/2 a1/a2 का मान है, b1/b2 का मान देखिए 2/k है, फिर c1/c2 का मान देखिए 7/14 है, ठीक है ना है। तो के का मान पूछा गया है, तो के का मान कैसे निकलेगा? इन दोनों को ले लीजिए पहले बच्चों ना। तो के को जब 1 से गुना कीजिएगा तो के होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, जो कि के का मान देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है पहले बच्चों। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तभी याद होगा पहले बच्चों, ऐसे नहीं होगा, मैथ बनवे नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए कि द्विघात समीकरण दिया हुआ, इनके मूलों की प्रकृति पूछा गया है। मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए डी का मान ज्ञात करना पड़ता है। अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो इस कंडीशन में मूल क्या होगा पहले बच्चों? वास्तविक और असमान होगा। जब डी का मान 0 के बराबर होता है तो इस कंडीशन में मूल क्या होता है? वास्तविक और समान होता है। जब डी का मान 0 से क्या होता है बच्चों? छोटा होता है, तो इस कंडीशन में जो मूल होता है ना बच्चों क्या होता है? वास्तविक अवास्तविक मूल होता है। इसका कोई भी हल नहीं होता है ना, इसका कोई भी मूलों की प्रकृति नहीं होता है, ठीक है। कहने मतलब ये होता है। चलिए इसको हम हल करते हैं शानदार तरीके से। तो विविक्तर आपको ज्ञात करने की आवश्यकता है। तो डी बराबर पहले चेक कर लीजिए, b² - 4ac होता है। तो बी कौन है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर -4 गुना ए कौन है? 4 गुना सी यानी कि 1। तो 4 को 16 हो जाएगा बच्चों, 4 को 16, 16 में 16 गया 0। तो यहाँ पे डी बराबर 0 आता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों? 0 के बराबर हो जाता है वास्तविक और बराबर ना होता है मूल, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि द्विघात समीकरण दिया हो, इसके मूल वास्तविक और बराबर है कह दिया है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है हम आपको पहले बता दिए, b² बराबर 4ac होता है। हाँ तो होता है ना पहले बच्चों, b² बराबर क्या होता है? यहाँ पे देखिए हम आपको ऊपर में बताए हुए हैं। जब डी 0 के बराबर होता है तो क्या होता है? b² - 4ac होता है। ये 0 के बराबर होता है, b² - 4ac किसके बराबर होता है फिर बच्चों? 19 का राइट आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। क्या होगा आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इस कंडीशन में जब ये आपका ax² + bx - c दिया हुआ, यहाँ पे क्या है? -c। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो इक्वेशंस दिया होता है उसको पहले फॉलो कीजिए, ठीक है ना। c की जगह यहाँ पे कितना है बच्चों? -c है ना, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कहा है, देखिएगा कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल क्या है? बराबर है, ये ना है। इसके लिए कंडीशन हम आपको तो पहले बता दिए, b² - 4ac होता है ना, होता है b² - 4ac, ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर ना होता है। यानी कि डी जो है ना पर 0 के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक काम किया यहाँ पे कि b² को यहीं पे रहने दिया है, 4ac को उधर भेज दिया 0 की तरफ, तो प्लस माइनस में था उधर आके प्लस हो गया, यानी कि b² बराबर +4ac, जो कि देख सकते हैं b² बराबर 4ac, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब देखिए इसका सारांतर पूछा गया है, तो डी बराबर क्या होता है? दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए ना, करना पड़ता है। तो -6 में क्या करना है? -10 को घटा देना पड़ता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए -6 माइनस प्लस हो जाएगा +10, यानी कि 10 में जब 6 को घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, जो कि बी में आपका दिया हुआ है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में पूछा आता है कि यहाँ पे देख सकते हैं इतना इतना समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू पूछा गया है। ये सभी क्या पर जो समांतर श्रेणी में तो कहने का मतलब ये होता है जो सार्वंतर होगा ना, ये दूसरा सार्वंतर के बराबर होगा। इसको फॉलो कीजिए, आपका बन जाएगा। यानी कि आपको a2 में a1 घटा देना है,
A2 में A1 घटा देना है, फिर B2 A3 में आपको क्या करना पड़ेगा, A2 घटा देना है ना। देखिए घटा के देखिए, बन जाएगा पूरा, ठीक है ना, सोल्व हो जाएगा। यहाँ सोल्व करें तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही रहने दीजिए फिर बच्चों, फिर अगले क्लास में मिलेंगे, सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह नहीं करते तो इतना हम नहीं पढ़ाते पर बच्चों, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम कोशिश करेंगे शानदार तरीके से क्लास करने का, ठीक है। इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। रीच वगैरह नहीं मिल रहा है तो वीडियो में व्यू वगैरह कम होता है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए हम लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं ना, तो मेहरबानी करके एक बार क्या कीजिए बच्चों, चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब किए हुए हैं ना, बिल्कुल किए हुए हैं बच्चों। संपूर्ण विद्यार्थी आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को जो है ना एक बार ईमानदारी से क्या कीजिएगा बच्चों, अनसब्सक्राइब करके फिर दोबारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि रीच बढ़ेगा वीडियो का, ठीक है। यानी कि दूसरे तक वीडियो पहुंचेगा बच्चों, दूसरे तक वीडियो नहीं पहुंच रहा है, बहुत मेहनत करके हम पढ़ाते हैं और वीडियो जो है ना दूसरे तक नहीं पहुँच पाती है, जिनकी वजह से जो है ना बच्चों यहाँ पे जो है हम उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं। मेहनत तो करते हैं प्रॉपर, लेकिन आपके लिए जो है ना बच्चों, अगर आप मेरे लिए थोड़ा काम कर देते हैं ना, तो वीडियो को शेयर कर देते हैं, तो थोड़ा और भी मेहनत करेंगे पर बच्चों पूरे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर बच्चों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।